So, students, we were on, I think, why do we fall ill? And we had started the chapter and completed about health. Yeah. So, हेल्थ के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसमें और जानने की कोशिश की थी कि हेल्दी होने में, डिजीज्ड होने में या अनहेल्दी होने में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आई थिंक एक्यूट एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बच्चों। इफ एनीवन कैन गिव रिस्पॉन्स, क्या हमने एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज भी डिस्कस किया था बच्चों? नहीं किया था। ओके, तो हम लोगों ने सिर्फ हेल्थ को लेकर के ही डिस्कशन किया था। ओके, तो कोई बच्चा हेल्थ डिफाइन करेगा बच्चों अभी? इफ एनीवन वांट टू डिफाइन हेल्थ बाय देयर ओन। Am I audible to all of you? I had told, can anyone define health? क्या कोई बच्चा हेल्थ डिफाइन करेगा? किसको कहते हैं हेल्थ? ओके, हेल्थ इज कॉमनली डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मेंटल और फिजिकल इलनेस और इंजरी। आशु ने कहा इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, बच्चों हमने चार तरह के हेल्थ के बारे में बताया था। कोई बता सकता है? हमने चार तरह के हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया था बच्चों। वो हेल्थ क्या क्या है? एनीवन? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल, नहीं इमोशनल था। हाँ तस्लीम, ठीक है। ओके बच्चों, ऋषु ने भी सही आंसर दिया है। तो बच्चों एक बात बताओ, डिजीज्ड और अनहेल्दी होने में क्या डिफरेंस है? डिजीज्ड और अनहेल्दी होने में क्या फर्क है? हाँ अनुराग, ठीक है। अदिति आपका भी सही। बताइए बच्चों, डिजीज्ड और अनहेल्दी होने में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं? द कॉज ऑफ अनहेल्दी इज अ डिजीज। ठीक, और कोई बच्चा? ऋषु ने आंसर दिया, बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे भाई? ओके, प्रज्ञा ने चलो प्रज्ञा ने भी लेस मोर अपने हिसाब से आंसर दिया। और किसी बच्चे ने भी आंसर दिया, आशु। डिजीज में फाइट अगेंस्ट, देखिए बच्चों, डिजीज होती है आपके बॉडी, आपके बॉडी प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेसेस में किसी भी तरह का इम्बैलेंस। ठीक है, तुम्हारे ऑर्गन्स के काम करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको हम डिजीज कहते हैं बच्चों। ठीक है, और अनहेल्दी का मतलब ऑर्गन से नहीं है। अनहेल्दी इज अ कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग हेल्दी। सारे अनहेल्दी पीपल्स जो होते हैं वो डिजीज्ड हो जरूरी नहीं है। ठीक है, डिजीज भी अनहेल्दी में आता है, लेकिन हर अनहेल्दी चीज डिजीज में नहीं आती। जैसे मान लो तुमको किसी बात का टेंशन है,
तो टेंशन का मतलब है कि तुम अनहेल्दी हो लेकिन तुम डिजीज नहीं हो। ठीक है। इसी तरह मान लो कि तुमको गुस्सा आ गया किसी बात पे, तो तुम ज्यादा गुस्सा हो गए तो तुम अनहेल्दी हो, तुम डिजीज नहीं हो। अनहेल्दी और डिजीज में बेसिक फर्क यही है कि अगर आप फिजिकली अनहेल्दी हैं, अगर आप फिजिकली अनहेल्दी हैं या फिर बॉडी ऑर्गन से अनहेल्दी हैं तो तब आप डिजीज कहेंगे। बाकी आप मेंटली अगर अनहेल्दी हैं या इमोशनली अनहेल्दी हैं या सोशली अनहेल्दी हैं तब आप डिजीज नहीं कहलाएंगे। फर्क समझ में आ गया बच्चों सबको? हैंड रेस कर दीजिए जितने बच्चों को समझ में आ गया। ओके आदिति, ठीक है, सभी बच्चों ने हाथ रेस कर दिया। चलिए ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या है बच्चों, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी डिजीज है, ठीक है, वो ऑर्गन से रिलेटेड होती है। डिजीज हमेशा ऑर्गन से रिलेटेड होती है। और डिजीज कॉज करने वाले दो एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स और एक होते हैं एबायोटिक एजेंट्स। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो क्या है, बायोटिक डिजीज है। अगर कोई नॉन लिविंग चीज की वजह से है, जैसे मान लो ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से आपके अंदर डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज बायोटिक की वजह से हुआ कि एबायोटिक की वजह से हुआ बच्चों? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट बायोटिक की वजह से है कि एबायोटिक की वजह से है? अनुराग कैसे? बायोटिक मतलब लिविंग। हाँ आयुष का सही है, तस्लीम का भी सही है। लिव अनुराग लिविंग, नहीं नहीं, नहीं अनुराग नहीं। डायबिटीज किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा हो या किसी माइक्रोब की वजह से हो रहा हो तब आप लिखेंगे कि बायोटिक एजेंट है। लेकिन डायबिटीज किसकी वजह से हो रहा है, या ब्लड शुगर के बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए बायोटिक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मलेरिया कौन सा है, मलेरिया किसकी वजह से है, बायोटिक या एबायोटिक बच्चों? हाँ प्रज्ञा ने तुरंत बोल दिया, आशु ने भी बोल दिया, आदिति ने भी बोल दिया, तस्लीम भी बोल दिया, भार्गवी का भी सही है, आयुष का भी सही है, वैभव का भी सही है। गुड, सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, बायोटिक की वजह से है। ठीक है। कुछ ऐसा डिजीज पूछता हूँ, कोरोना। कोरोना बच्चों, आशु, आयुष, प्रज्ञा, तस्लीम, वैभव। बच्चों बायोटिक में ये सारी चीजें आ जाती हैं, वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजेंस, फंजाई, ये सब। और एबायोटिक में ये सब आ जाती हैं, डाइट्स या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। गंदगी की वजह से बीमारी होना, ये सब चीजें हो गई। अब बताओ क्या है कोरोना, बायोटिक है कि एबायोटिक? कई बच्चों ने गलत आंसर दिया है। हाँ बच्चों, कोरोना जो है वो बायोटिक होगा। हालांकि वायरस बायोटिक और एबायोटिक के बीच का है, लेकिन फिर भी इसको आप बायोटिक में रखेंगे क्योंकि वायरस को हम बायोटिक एजेंट लेते हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस की वजह से डिजीज होने वाले डिजीज किस में रखे जाएंगे, बायोटिक डिजीजेज में रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम।
अल्सर, जो दाना निकल आता है ना, माउथ अल्सर, छाले निकल आते हैं, होठ के अंदर छाले निकल आते हैं। अनुराग ने बायोटिक का, तस्लीम ये बायोटिक, आयुष है बायोटिक, आदिति ने भी ये बायोटिक बोला। आस्था का भी आंसर है बायोटिक, आशीष ने भी ए बायोटिक ही बोला, आशु ने भी ए बायोटिक बोला, प्रज्ञा भी, प्रज्ञा ने बायोटिक, कनिष्का ने भी बायोटिक। जितने भी बच्चे ए बायोटिक बोल रहे हैं सही हैं। ये एक्चुअली खाने पीने की इसकी वजह से होता है। और अगेन मैं कह रहा हूं कि डाइट से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो ए बायोटिक है, क्योंकि डाइट में लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो माउथ अल्सर्स वगैरह जो होते हैं, कि कोई भी चीज जो खाने पीने की लापरवाही से हो रहा है, कल को कोई कह ले एसिडिटी किसकी वजह से है, तो आप यही कहेंगे ना कि हाँ भाई इसकी वजह से होता है। कैंसर किसकी वजह से होता है बच्चों? बायोटिक क्या है बायोटिक? कैंसर। तस्लीम ने बायोटिक, अनुराग ए बायोटिक, आशीष ए बायोटिक, आदित्य ए बायोटिक, आस्था ए बायोटिक, आशु ए बायोटिक, कनिष्का बायोटिक, अमृत ए बायोटिक, प्रज्ञा प्रियदर्शनी का ए बायोटिक है। कैंसर बच्चों, हाँ भार्गवी एबायोटिक, कैंसर दोनों से होता है, ज्यादातर एबायोटिक से होता है, लेकिन बायोटिक रिएजेंट से भी होता है। एक वायरस है, वो भी कैंसर कॉज करता है, तो वहां पर बायोटिक हो गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में कैंसर कॉज करने वाले रिएजेंट्स टोबैको और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो वो एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। तो चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिजीज बायोटिक से होता है, कौन सा एबायोटिक से होता है। एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से बता दीजिएगा। नाउ वी हैव सेकंड टॉपिक, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपको बताना है कि एक्यूट डिजीज वो डिजीज होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, और क्रॉनिक वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है, आई, कुछ दिन रही, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन रह के, या 4 दिन, 5 दिन रह करके चली गई, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए आई, तो वह एक्यूट डिजीज है। और क्रॉनिक डिजीज जो होता है, वो आता है तो कई दिन तक रहता है आपके अंदर, सालों तक रह सकता है, कई सालों तक रह सकता है, या मतलब समझ लीजिए कई महीनों तक रहेगा, अगर रहेगा भी तो क्रॉनिक डिजीज का मतलब है बच्चों कि बहुत लंबे समय तक रहने वाले डिजीज। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफरेंस बता देता हूँ आपको, ताकि हमेशा क्लियर रहेगा। किसी बच्चे ने कुछ आंसर दिया, लाइफ टाइम भी रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। डायबिटीज वगैरह जो है वो लाइफ टाइम रहते हैं, और क्रोनिक डिजीज है। या टीबी हो सकता है, वो भी लाइफ टाइम रह सकता है, क्रोनिक डिजीज है। क्लास, एक्यूट डिजीज की पहचान ये होती है कि जब आपको एक्यूट डिजीज होगा ना, तो आपको डिजीज होने के साथ ही स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होगी, बहुत बुखार हो सकता है, बहुत नींद आ सकती है, पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, कुछ भी होगा लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज में आपको एक्सट्रीम चीजों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन कम टाइम के लिए। क्रोनिक में क्या होता है बच्चों, जब बुखार होता है, जो मतलब शुरुआत में डिजीज होता है आपको, तो शुरू में बहुत पता नहीं चलता, ये बहुत आराम आराम से होता है, शुरू में पता ही नहीं चलने देता, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी पे कब्जा करता है, और ये लास्ट में मतलब बहुत दिनों के बाद अपना नुकसान दिखाता है। और तब इतना नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है, फिर आपको समझ में आता नहीं यार ये बहुत ज्यादा हो गया। जैसे ब्लड प्रेशर है,
शुरुआत में ब्लड प्रेशर मान लो हुआ किसी को, तो कोई इतना सीरियस नहीं लेता, ना वो बॉडी में परेशानी कर। लेकिन यही ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक है इंडिविजुअल में, तो वो ब्लड प्रेशर आगे चल के हार्ट अटैक का भी रीजन बन सकता है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों? एक्यूट और क्रॉनिक, हैंड रेज कीजिए। सिर्फ 4 बच्चों को आया। ठीक है, गुड बच्चों। अब बच्चों देखिए, जो डिजीज होती है, डिजीज से हम अपने लाइफ स्टाइल से बच सकते हैं। लाइफ स्टाइल में हम कैसे रहते हैं, कितना सोते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, साफ सफाई रखते हैं कि नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं, आस पड़ोस का माहौल कैसा रखते हैं, ठीक है, दिमाग पे स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं लेते हैं ज्यादातर चीजों का, या हमारा हर तरह का जो एटीट्यूड है, ठीक है, टुवर्ड्स आवर सेल्फ, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स नेबरहुड, ये सब मिला करके क्या होता है, आपको कहीं किसी डिजीज के करीब ले जाता है या फिर उससे बचाता है। अगर तुम हर चीज में प्रिकॉशन रखोगे, ठीक है, या बच के रहोगे, साफ सफाई करते रहिए, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहिए, नींद का टाइम बिल्कुल बराबर होना चाहिए आपका, खाना हमेशा बैलेंस डाइट खाइए, तो और जब भी किसी अनजान आदमी से मिलिए या फिर कोई बाहर से आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट हाथ मत मिलाइए, हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद हाथ मिलाइए। तो आप उन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखोगे तो आप काफी डिजीजेस से आराम से बच सकते हो। और ये तो प्रिकॉशन था। हाँ अनुराग, वन मोर क्या? हाँ अनुराग, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? वन मोर एक बार और बता दें। कहने का मतलब, अगर तुमको डिजीज से बचना है, अगर आपको डिजीज से बचना है तो आप खुद बताइए आपको क्या करना चाहिए डिजीज से बचने के लिए। हमारे सामने बैठ के पढ़ लेने से, सिलेबस कंप्लीट कर लेने से डिजीज से बच जाओगे, या कुछ और भी करना पड़ेगा? स्टे सेफ, स्टे सेफ। डिजीज से बचने के लिए साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी, हर चीज देखना पड़ेगा, अपनी नींद देखनी पड़ेगी, अपना खाना देखना पड़ेगा, अपना अगल बगल का भी साफ सफाई देखना पड़ेगा, किन लोगों से मिलते हो, किन लोगों से किस तरह से आप फिजिकल कांटेक्ट करते हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो हर चीज आपको देखना पड़ेगा, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं आप, गंदा अच्छा, हर चीज आपको देखनी पड़ेगी, तब आप डिजीज से बच सकते हैं। मास्क लगा के चल रहे हैं कि नहीं लगा के चल रहे हैं, हाँ। तो वही चीज हम बता रहे थे। अब बच्चों, डिजीज अगर मान लो आपको हो गया, नहीं बच पाया, अगर हो गया, तो फिर आप क्या करते हैं उसके लिए? ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है, जिसकी वजह से भी डिजीज हुआ है आपके अंदर, उस डिजीज के कारण को खत्म करने की कोशिश की जाती है, मतलब कॉज ऑफ डिजीज को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ के बारे में हमने ऑलरेडी चीजें बता ही दी हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए वो भी बता दे रहे हैं। अ, अच्छा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट, बिल्कुल। फिजिकल मतलब बाहर की तरफ ज्यादा टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट ना हो, ज्यादा गर्मी ना हो, धूल गर्दा ना हो, तो फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पानी की कंडीशन अच्छी हो, हवा साफ सुथरी हो, ये सब। इकोनॉमिक कंडीशन, पैसा वाला आदमी होना चाहिए, पैसा रहेगा तभी आप अच्छा हेल्थ वो कर सकते हो। अच्छा बच्चों, पैसा क्यों? अच्छे हेल्थ के लिए पैसा क्यों, इकोनॉमी की जरूरत क्यों है यहाँ पर? हालांकि यहाँ पर लिखा है इकोनॉमिक कंडीशन क्यों जरूरी है, बट ट्रीटमेंट, अनुराग ने लिखा मनी इज एवरीथिंग। हालांकि गलत नहीं लिखा है, लेकिन चलिए ठीक है।
पैसा इसलिए जरूरी है बच्चों, ताकि आपके हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो नेसेसिटीज हैं आप उनको फुलफिल कर पाओ। अब हेल्थ अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना महंगा है, अच्छा इलाज चाहिए, अच्छा इलाज महंगा है, चेकअप्स चाहिए, चेकअप्स के लिए भी पैसा लगेगा, ट्रीटमेंट अगर मान लो जब ज्यादा महंगा है तो भी आप ट्रीटमेंट कराएंगे। आपको मान लीजिए ऑर्गेनिक फूड लेना है, आप ऑर्गेनिक फूड लेने के लिए आपको सारे विटामिन मिनरल्स चाहिए, तो भी पैसा लगेगा। तो हर चीज में पैसा लग रहा है, और पैसा नहीं रहने से आप अपना अच्छा हेल्थ बना ही नहीं सकते। फिर तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो अच्छा हेल्थ बनाने के लिए अच्छा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट होने के साथ साथ ही क्या अच्छा होना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ भी बहुत जरूरी होता है एक हेल्दी उसके लिए। अ, देखिए ऋषु ने कहा कि पैसा कम देने से हम लोग खराब क्वालिटी का सामान पाएंगे। ठीक है, सबने अपना अपना रीजन बताया है पैसे को लेकर के। स्वर्णा ने कहा है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऋषु ने कहा मनी से बेस्ट क्वालिटी चीज मिलेगी हमको। अनुराग ने कहा हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए, ऑब्वियसली पैसा चाहिए। ये इसीलिए हम सब, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन में भी बैठ करके आप, जाहिर सी बात है ऑफलाइन में तो ये रहता है कि आप क्लास में बैठे हो, पढ़ना ही है आपको। ऑनलाइन में तो आप घर पे हो, चाहो तो सो सकते हो, चाहो तो क्लास बंद कर सकते हो, फिर भी अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो कुछ तो पर्पस है। लाइफ में सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होना मतलब अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा रिस्पेक्ट अर्न करना है। रिस्पेक्ट तो बाद में अर्न करना, पैसा पहले अर्न करना। तो ये सारी चीजें पर्पस है, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? तो देखो बच्चों, जब हम अपने और अपने सोसाइटी का, सबका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, तो समझ लीजिए कि कम्युनिटी हेल्थ पे हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे? मान लो हर इंसान अपने और अपने अगल बगल की साफ सफाई करे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ हो जाएगा, अगर हर इंसान इस चीज पे ध्यान दे तो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, इफ समवन हैज मोर मनी दे विल ईट रजनीगंधा, बट द मैन हु हैज लोअर मनी दे विल ईट गुटखा, विच इज मोर हार्मफुल? वाह, किसने पूछा? ऋषु ने। बोथ आर हार्मफुल, बोथ आर हार्मफुल। वन इज वर्स्ट क्वालिटी, वन इज बैड क्वालिटी। दोनों नुकसान करेंगे, एक बहुत करेगा, एक नुकसान करेगा बस। ठीक है, एक बहुत गंदा है, एक गंदा है। कम्युनिटी हेल्थ में तो बच्चों यही है कि अगर हम सब जितने भी सोसाइटी में या कम्युनिटी में कोई इंडिविजुअल है, हर कोई अपने और अपने आसपास की सफाई करे, और सबके अगर अंदर यही हैबिट आ गई है, ये चीज सब कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए दैट इज कम्युनिटी हेल्थ। एंड यस, इफ वी मेंटेन इट दैट मीन्स होल कम्युनिटी विल गेट ऑटोमेटिकली हेल्दी। तो हमने कहा कि अपने आप की भी सफाई रखनी है, अपने अगल बगल की भी रखनी है। हर घर अगर अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट को साफ करे, तो समझ लीजिए कि जो पूरा का पूरा मोहल्ला है वो अपने आप साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप पर्सनल हेल्थ नहीं मेंटेन करेंगे, तब तक कम्युनिटी हेल्थ मेंटेन नहीं होगी। मतलब गवर्नमेंट रोज आए, कूड़ा कूड़ा उठा के लेके जाए, साफ सफाई करे आपके मोहल्ले में, लेकिन आप ही गंदगी में रहते हो, आपको गंदगी करना ही पसंद है, तो आप अगले दिन फिर गंदा कर दोगे। लेकिन अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट आए चाहे ना आए, वहां पर लोग रहे ना रहे, वहां पर साफ सफाई रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले छपरा स्टेशन देखा, मैंने छपरा स्टेशन देखा, मैंने इंदौर स्टेशन देखा, मैं उड़ीसा में गया था, तो उड़ीसा में मैंने संबलपुर स्टेशन देखा था, कोलकाता स्टेशन देखा, तो मुझे सबसे गंदा स्टेशन छपरा का लगा। ठीक है, रेलवे ट्रैक पे पता नहीं क्या क्या खा के थूके हुए हैं सब।
रेलवे ट्रैक को तो मतलब एक तरीके का डस्टबिन बना के रख देते हैं। वहां जमीन पर चीजें ऐसे ही बेतुकी पड़ी हुई हैं, और किसी के अंदर मतलब ऐसा कुछ नहीं है एज मोरल सेंस। तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी? वो पूरे स्टेशन को गंदा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंडिविजुअल और दैट कंप्लीट गवर्नमेंट? हाँ, जो वहां पे जो हर एक इंडिविजुअल जो स्टेशन पे आ रहा है या वहां से निकल रहा है, ठीक है, उन सब का पार्टिसिपेशन है इसमें। अगर सबने अपनी तरफ से एहतियात रखी होती, केयरफुल रहे होते और सफाई रखने की कोशिश की होती हर एक इंडिविजुअल ने, तो ऑटोमेटिकली स्टेशन क्या हो जाता, साफ हो जाता। नहीं होने से भी गवर्नमेंट इतना तो कर ही देती। और जो स्टेशन मैंने अच्छे देखे, साफ सुथरे देखे, देखो बच्चों, कूड़े को देख करके लोग कूड़ा फैलाते हैं। अगर एक इंसान डस्टबिन में डाल दे सामान, तो उसको देख के दो लोग डालते हैं। लेकिन एक इंसान उठा करके वही सामान रेलवे ट्रैक पे फेंक दे, कोई पॉलिथीन है, कोई प्लास्टिक है, तो दूसरा वाला उसको देखा देखे ही वो भी फेंकना शुरू कर देता है। तो लोगों में एक कल्चर है कि हाँ भाई, जो जैसा करा वैसा करेंगे। अब जो साफ सुथरे स्टेशन हैं, हाँ अच्छा, ऋषु कह रहा है 60% इज गवर्नमेंट। ऋषु को लग रहा है गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा ही नाराज है। बट नहीं नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी जगह गलत है, लेकिन गवर्नमेंट तुमको ये नहीं सिखाएगा कि यहाँ पे मसाला खा के नहीं थूकना है और यहाँ पर ये चीज नहीं करना है। इसके लिए तो मतलब मेन इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कई बार मैं ट्रेन में जाता हूँ तो ट्रेन बहुत सारी बोगियां गंदी हुई रहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है? हम नहीं समझते इसके लिए ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, कहीं का सड़क गंदा है तो आप सड़क की सफाई करते हुए नहीं चलेंगे। सड़क गंदा है तो सड़क की साफ सफाई करानी चाहिए। और कहीं पे जैसे मान लो अब छपरा स्टेशन में अगर कूड़ा फेंकने वाली जगह ना हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा हाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। अगर छपरा में कोई कूड़ा फेंकने वाली जगह ना हो, डस्टबिन प्रॉपर नहीं बनाए गए हो, ठीक है, वहां पुलिस वाले नहीं रहते हो देखने के लिए, केयर करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन वो सब तो है, थोड़ा ही है लेकिन है। अच्छा, इसने कहा गवर्नमेंट अगर एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करेगी तो पीपल ऐसा लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसके लिए मेंटालिटी भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ के ही ये चीज समझोगे कि मुझे गंदगी नहीं करना है। कई बार कई लोग बिना पढ़े लिखे भी ये चीज समझते हैं, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि जब आपको गुडनेस किसी का लेना हो तो आप बिना पढ़े भी ले सकते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आप लोग की सोच बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली, हमको अगर कुछ भी अच्छा करना है या बनना है, इंकलकेट करना है, तो एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट वे टू इंकलकेट, और जरूरी भी है। तो चलिए ठीक है, अच्छी सोच है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे फोकस नहीं कर रही है, अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रही है, तो हाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो बच्चों, यही मैं कह रहा था कि अगर एक स्टेशन गंदा है तो उसमें पर्सनल लेवल पे सबने गंदगी की है, तब जाके पूरा का पूरा स्टेशन गंदा मिला। और अगर एक स्टेशन साफ है तो पर्सनल लेवल पे हर इंडिविजुअल ने कोशिश की। अब मान लो 10 में से 9 लोग डस्टबिन में कूड़ा डाल रहे हैं, एक आदमी चाह कर भी नहीं फेंकेगा इधर उधर, उसको बहुत बुरा फील होगा, यार मैं अकेला गंदगी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन किसी स्टेशन पर 10 लोग हैं, उसमें से 8 बाहर फेंक रहे हैं कूड़ा, और 2 लोग डाल रहे हैं डस्टबिन में, तो वो 8 लोग 2 की तरफ देखेंगे भी नहीं कि अरे ये तो ऐसे ही है। ठीक है, सब फेंक रहे हैं, हम भी फेंकेंगे। जब तक इंसान अकेले कम क्वांटिटी में हो जाएगा ना इंसान, तो अपने आप रियलाइज होने लगेगा। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री। तो हेल्दी का मतलब होता है बच्चों हर तरह से फिट होना, और डिजीज फ्री का मतलब होता है सिर्फ डिजीज नहीं होना। मैंने कहा स्ट्रेस में हो अगर तुम स्ट्रेस में हो तो तुम डिजीज फ्री हो लेकिन हेल्दी नहीं हो। अगर तुम स्ट्रेस में हो तो तुम डिजीज फ्री हो लेकिन हेल्दी नहीं हो, तुम क्या हो? अनहेल्दी हो। ओके, तो यही बात है कि
इसमें इंडिविजुअल हर तरह से अच्छा हो जाता है, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली, हर तरह से। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो होता है वो एक फिजिकल हेल्थ या फिजियोलॉजिकल हेल्थ, मतलब उसके ऑर्गन्स सही रहते हैं, ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे होते हैं, या इसको फिजियोलॉजिकल हेल्थ कहते हैं, वो चीज ठीक रहती है। बाकी जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा हेल्दी ही हो, ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं बस। तो इसमें गुड हेल्थ भी हो सकता है और पुअर हेल्थ भी हो सकता है। डिजीज फ्री वाले में गुड हेल्थ भी हो सकता है और पुअर हेल्थ हो सकता है। अगर कोई डिजीज फ्री है, लिसन, अगर कोई डिजीज फ्री है तो हो सकता है वो इंडिविजुअल डिजीज फ्री भी हो और साथ ही साथ हेल्दी भी हो। ठीक है, हो सकता है कि इंडिविजुअल डिजीज फ्री भी हो और हेल्दी भी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल हेल्दी है और उसको अंदर डिजीज भी है। ऐसा नहीं हो सकता। हेल्थ और डिजीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो डिजीज फ्री और हेल्दी कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, जबकि हेल्दी कंडीशन और डिजीज कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब यह है कि तुम अगर किसी भी तरह से इफेक्टेड हो तो तुम अनहेल्दी माने जाओगे, चाहे कैसे भी हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? डिजीज दिखती किसकी तरह है? देखिए बच्चों, डिजीज को किसी ने ऐसे एज सच देखा नहीं है या देखता नहीं है। डिजीज में सिंपली एक फंडा होता है। वो फंडा ये है बच्चों कि एक डिजीज के पहचानने का सबसे अच्छा तरीका उसका सिम्टम होता है। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म ने आपके किसी बॉडी पार्ट को इफेक्ट किया, तो बॉडी पार्ट कुछ ऐसा करेगा आपके अंदर, कुछ ऐसी चीज फील कराएगा आपको जिससे आपको पता चलेगा कि सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा, कि अगर मलेरिया का प्रोटोजोआ आपके अंदर गया, तो आपको नहीं पता है कि आपके अंदर गया है, ना आपने उसको देखा कि हाँ भाई ये मेरे अंदर घुस गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आपके लीवर को डैमेज करता है या आपके आरबीसी को डैमेज करता है, तो आपको बड़ा तेज बुखार आता है, ठंडा वाला, और आप एकदम से बेड पे पड़ जाते हो जाकर के। ठीक है, प्लेटलेट्स अचानक से गिरने लगते हैं, तब आपको रियलाइज होता है यार कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि यार ये मेरे को ये चीज सिम्टम है, मतलब मेरे अंदर कुछ कुछ तो गड़बड़ है, आप बताइए वो क्या चीज है। तब उसके बाद डॉक्टर देखता है आपको और आपको चेकअप लिखता है कि ये जो सिम्टम है ये इस वाले डिजीज का लग रहा है। तब आप उसका चेकअप कराते हैं और फाइनली वो रिपोर्ट आती है और इस बिहाफ पर आपका डिजीज डिजीज आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी डिजीज को पहचानने का तरीका यही है कि उसके सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो स्किन पे ही डिजीज हो गया, एक डिजीज होती है रिंग वॉर्म। ठीक है, रिंग रिंग तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। तो ये स्किन पे बन जाता है। तो क्या रिंग वॉर्म कोई पैथोजन है? वो जो आपको रिंग रिंग दिख रहा है स्किन पर, क्या वो किसी बैक्टीरिया का शेप है या किसी पैथोजन का शेप है? बिल्कुल ही नहीं। वो पैथोजन का इफेक्ट है। पैथोजन जो वहां पर इंफेक्शन कॉज कर रहे हैं वो इसका क्या है? इफेक्ट है, और उसके सिम्टम्स हैं वो। ठीक है, तो अगर इसका इफेक्ट रिंग की तरह स्ट्रक्चर होगा तो सिम्टम्स क्या होंगे? हेवी इचिंग। तब आपको पता चलेगा कि ये कौन सा डिजीज है। ये फंगल डिजीज रिंगवॉर्म है। तो इस तरह का, अच्छा रिंगवॉर्म के बारे में पता है कि नहीं बच्चों? आपको हैंड रेज कीजिए, पता चले मैं एग्जांपल दिए जा रहा हूं और आपको पता ही नहीं। चलो ऋषु को तो पता है रिंगवॉर्म, अनुराग को भी पता है, आयुष, आस्था, आशु, मतलब 4-5 लोगों को पता है बस। बड़े कम लोग जानते हो यार रिंगवॉर्म, मुझे लगा कि बहुत कॉमन डिजीज। अच्छा भार्गवी को भी पता है। ठीक है,
मुझे लगा कि कॉमन डिजीज है, हर किसी में या किसी ना किसी के इंडिविजुअल में होती रहती है, तो पता होगा आपको। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों, हाँ अनुराग कुछ कहना चाहते हो? ये ऐसे, अच्छा ठीक है। अब एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज के एग्जांपल्स देख लीजिए बच्चों। कोल्ड, कफ, टाइफाइड एक्सेट्रा। तो कोल्ड हो गया, टफ कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब क्या है? एक्यूट डिजीज है। मतलब कम टाइम के लिए आते हैं, बॉडी में तबाही मचाते हैं, मचा के चले जाते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज हो गया है, टीबी हो गया है, या एलिफेंटियासिस हो गया है, तो ये आते हैं बहुत स्लोली स्लोली, और आपकी बॉडी में कई दिन तक रहते हैं, धीरे धीरे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और एक बार आ जाते हैं तो अच्छा खासा टाइम बिता करके जाते हैं, या कभी कभी नहीं भी जाते हैं आपके अंदर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा बच्चों, इन तीनों को छोड़ करके और कोई एक्यूट डिजीज का नाम बताओ, और इन तीनों को छोड़ करके कोई और क्रोनिक डिजीज के नाम बताओ। आई एम वेटिंग इन द चैट सेक्शन। तस्लीम का सही है। फीवर में कौन सा फीवर? फीवर बहुत तरह का होता है। तस्लीम दूसरा वाला आपका नहीं सही है। ग्वाइटर को हम क्रोनिक में लिखेंगे, क्योंकि ग्वाइटर हो जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है फिर। हाँ भार्गवी आपका सही है। प्रज्ञा आपका भी सही है। स्वर्णा सही है आपका। अनुराग आपने किसका एग्जाम्पल दिया? कनिष्का सही है आपका। तनिष्क आपने किस? कनिष्का का सही है। अदिति ठीक है आपका। वैभव का भी ठीक है, हाँ। भार्गवी ठीक है। प्रज्ञा सही है। अनुराग ठीक है, अभी अभी सही है। स्वर्णा ठीक है। अनुष्का ठीक है, अनुष्का आपका भी। आयुष सही है, आयुष आपका भी सही है। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। आशु किसका है? आशु ये किसका एग्जाम्पल है? आस्था ठीक है आपका। विश कुमार ठीक है। एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन चलिए सही है। चलिए ठीक है बच्चों, मतलब आप समझ गए हैं कि एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज क्या है। अब बच्चों, आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, क्योंकि आपने इतना डिजीज का नाम देखा और पढ़ा, ये बताइए खतरनाक कौन सा है? सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? नहीं, हार्ट अटैक मत बताइए, एक्यूट या क्रोनिक में से बताइए। नहीं, एक्यूट या क्रोनिक में से बताइए। अनुराग ने सही बताया, आयुष ने सही बताया, विश्व कुमार पूछ रहे हैं इन एक्यूट और डिजीज और क्रोनिक, इन्हीं दोनों में से। तस्लीम डिजीज का नाम मत बताइए। एक्यूट ज्यादा खतरनाक है या क्रोनिक? प्रज्ञा ठीक है। कनिष्का ठीक है। आपने भी डिजीज का ही एग्जाम्पल दे दिया। चलिए अदिति
ठीक, वैभव ठीक, भार्गवी सही है, तस्लीम, कनिष्का, ऋषु, शर्ना, आशु, सबका सही है। ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली क्रॉनिक इज डेंजरस। क्रॉनिक जो होता है वो खतरनाक होता है। अब बच्चों बताइए क्यों खतरनाक है? वाई क्रोनिक इज मोर डेंजरस देन एक्यूट? सबसे बड़ा जरूरी चीज यही है। क्या तुमको ये समझ में आया कि भाई क्रोनिक क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक है? एक्यूट नहीं है और क्रोनिक है, क्यों? हाँ भार्गवी, आंसर दीजिए इसका भी। वाई क्रोनिक इज मोर डेंजरस देन एक्यूट? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि क्रोनिक जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है, बट क्यों? कोविड एक्यूट है। सबसे बड़ी चीज है बच्चों, क्रोनिक डिजीज जो होता है, सबने सही बोला। क्रोनिक डिजीज बहुत ही ग्रेजुअली क्या होता है, आपकी बॉडी में फैलता है, बहुत ही ग्रेजुअली। तो बॉडी को बहुत जल्दी फील नहीं हो पाता कि हमारे अंदर कोई डिजीज भी है। और जब तक बॉडी को फील होता है तब तक क्रोनिक डिजीज अच्छा खासा बॉडी में फैल चुके होते हैं। इसके बाद ये बहुत लंबे टाइम तक आपके इम्यून सिस्टम से लड़ाई करते रहते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देते हैं कि कभी भी आपको किसी भी तरह का डैमेज पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक्यूट के साथ क्या होता है बच्चों? एक्यूट एक ही बार में पूरा जान लगा देते हैं अटैक करने में, पूरा जान लगाकर अटैक करते हैं। तो एंटीबॉडीज, आपका इम्यून सिस्टम भी पूरा जान लगा के बचाता है एक ही बार में। तो अब ये आर पार की लड़ाई होती है, या तो जीतेंगे या तो खत्म हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो जीत जाती हैं। कभी कभी कुछ एक्यूट डिजीजेस ऐसी हैं जो जीत जाती हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है पहले से ही। ठीक है। लेकिन ज्यादातर एक्यूट डिजीजेस पे हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप एक्यूट डिजीजेस को आराम से कोप अप कर सकते हो। लेकिन आपकी इम्यूनिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर क्रोनिक डिजीज है आपके अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी वो। और एक दो दिन नहीं करेगी, क्या पता पूरी लाइफ ही करे। हाँ, डू और डाई का सिचुएशन होता है आशु, सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डिजीज। तो कौन कौन से कॉजेज हैं बच्चों? सबसे पहले पैथोजेंस। अच्छा बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोजन एंड माइक्रोब्स? पैथोजन और माइक्रोब्स में क्या डिफरेंस है? नो वन हैज आंसर टिल नाउ। ठीक है प्रज्ञा। एंड व्हाट आर माइक्रोब्स देन? वी आर सीन और वी कांट सी। आशु, देखिए मैं ही बता देता हूँ बच्चों, देखिए। माइक्रोब्स are all the organisms which we can't see by our naked eyes, and the microbes which causes disease are known as pathogens. माइक्रोब्स हर वो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई नहीं देता। अब वो क्या हो सकता है?
बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, इफेक्टिव भी हो सकता है, इनइफेक्टिव भी हो सकता है, या डिजीज कॉजिंग भी हो सकता है। तो माइक्रोब्स की वो कैटेगरी जो क्या कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोब्स के अंदर बहुत कैटेगरी होती है, लेकिन माइक्रोब की एक स्पेसिफिक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, जो क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। वो कैटेगरीज क्या क्या है, वायरस की है कैटेगरी, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, या फिर वॉर्म्स है। और की जगह एंड लिख लीजिए, एंड वॉर्म्स, वॉर्म्स भी है इसमें। ठीक है, तो आप सोचिए, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वॉर्म्स है। तो क्या सारे वायरस पैथोजेनिक हैं, सारे बैक्टीरिया पैथोजन है, सारे फंजाई पैथोजन है, सारे प्रोटोजोआ पैथोजन है, सारे वॉर्म्स पैथोजन है? या यहाँ पर सम लगाना चाहिए था, कुछ लिखना चाहिए था क्या? ऋषि ने कहा नहीं, सब नहीं। सम आर बेनिफिशियल, सही बोल रहा है बच्चा। सारे पैथोजेंस जो है, माइक्रोब्स जो है बच्चों, वो डिजीज कॉजिंग, सॉरी, मतलब सारे वायरसेस पैथोजन नहीं हो सकते, सारे बैक्टीरिया पैथोजन नहीं हो सकते। बहुत कम अमाउंट में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, इनकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है। दूसरा बच्चों, पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट, खाना सही से नहीं लोगे या अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो भी डिजीज हो सकता है। तीसरा है, ये अपने आपके पेरेंट्स से आपको कुछ मिला हो। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के अंदर कुछ डिजीज होता है और बच्चों में भी वही आ जाता है, तो ये तीसरा कॉज है। चौथा है बच्चों, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, वो, उसको भी एक रीजन होता है। और पांचवा जो कॉज है वो है फिजिकल फैक्टर, जैसे कि इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन आए जा रहे हैं, एयर, वाटर, सॉयल और जो भी चीजें हैं, वो सारे के सारे पॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं, आपको डिजीज दे सकते हैं, या उनके थ्रू डिजीज होता है। कल हम या नेक्स्ट टर्न पे इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू आस्क डाउट्स। जो हमने पढ़ा, लैक्टोबैसिलस ये बेनिफिशियल है, तो अब आपके डाउट्स का टाइम हो गया है बच्चों। कोई बच्चा जो डाउट पूछना चाहता है, कोई भी, ऋषु पूछिए। सर ये एलिफेंटिएसिस डिजीज कौन सा है? इसको हाथी पांव बोलते हैं। पैर जो होता है बहुत ज्यादा मोटा मोटा हो जाता है। ओके सर। एक बार डायग्राम देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, पैर बिल्कुल बहुत हाथी की तरह हो जाता है एकदम। यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन नहीं क्या? ओके, स्कर्वी एंड रिकेट्स। स्कर्वी जो होता है बच्चे, ये गम्स, गम्स में से खून निकलना। ठीक है, जो टीथ के गम्स होते हैं उसमें से कभी कभी एक्सेसिव ब्लड निकलने लगता है, उसको स्कर्वी बोलते हैं। और रिकेट्स हड्डियों की बीमारी होती है, हड्डियों का कमजोर हो जाना, कैल्शियम की कमी से। डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज उनमें पाया जाता है जिनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है। जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो डायबिटीज सही नहीं होगा। अगर तुमको इंसुलिन बनने लगे तुम्हारे अंदर तो डायबिटीज सही हो जाएगा, लेकिन इंसुलिन नहीं बनता है। जब एक आदमी के अंदर बनना बंद हो जाता है तो फिर उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कराया जा सकता। और कोई बच्चा? एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज जियार्डियासिस? जियार्डियासिस भी एक बैक्टीरियल टाइप का डिजीज होता है बच्चों। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में इम्यूनिटी बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिजीज,
देखिए जो डिजीज के नाम है अभी आप लोग रखे रहिए, जब हम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल पढ़ेंगे तो उसमें हर डिजीज के बारे में बता के एक एक बार डिस्कस कर देंगे। अभी डिजीज के नाम आप लोग अभी रखिए क्योंकि हमको पढ़ना है आने वाले कंटेंट्स में। रेशु बताइए। सर, अगर किसी स्टूडेंट को अगर स्ट्रेस होता है तो वो उसके लिए क्या, मतलब कितना हार्मफुल हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए या स्ट्रेस, उसके बॉडी बॉडी पे इम्पैक्ट उसका क्या पड़ता है? स्टूडेंट को हम कह सकते हैं अगर एडोलिसेंस एज में है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्म पड़ सकता है। अगर स्टूडेंट एडोलिसेंस का है तो उसके इमोशंस उसको किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं। वो अल्कोहलिक हो सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है, वो गुस्से में कोई गलत स्टेप ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जबकि एडल्ट्स में होता है तो एडल्ट्स में स्ट्रेस होता है तो वो उनकी बॉडी को डैमेज करता है, लेकिन वो गलत स्टेप नहीं लेते हैं। सर, अगर स्टडी रिलेटेड वो स्ट्रेस लेते हो तो? स्ट्रेस नहीं होता, उसको टेंशन बोलेंगे, स्ट्रेस दूसरी चीज होगी। तो अगर वो टेंशन करे तो उसका बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट टेंशन इज पड़ता है नॉर्मल या थिंग, नहीं? टेंशन इज नॉर्मल थिंग, इस पे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। टेंशन लेना चाहिए, ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना भी गलत होता है। यस। चलिए बच्चों ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं हम लोग।